बस इतना कहूंगा कि 12 के 12 चैप्टर्स की 12 वीडियो आएंगी, जिसके अंदर पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा और साथ ही हर एक कीवर्ड्स, आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी में से हर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उठा के जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन हो चाहे सीयूईटी हो। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से अच्छे से समझना। इसका जो क्लास पीडीएफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तुम्हें कोई एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी और के नोट्स उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई कीवर्ड्स की वीडियो उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केस स्टडीज की टेंशन भी नहीं लेनी है। इस वीडियो को एक बार आप चैप्टर 1 आज अच्छे से देख लो। इस क्रैश कोर्स के अंदर मैं आपको ऐसे ही 12 चैप्टर बहुत अच्छे से करा दूंगा। ये पहला वीडियो है क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का, मैनेजमेंट नेचर एंड सिग्निफिकेंस। यानी कि मैं पूरा का पूरा मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा, नोट्स दूंगा आपको, कीवर्ड्स लिखवाऊंगा, एनसीईआरटी से क्लास उठा के लाइन सीधा सीधा जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो सब कुछ बताऊंगा। तो आपको अच्छा लगे तो एक एक बच्चे से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट में शेयर जरूर करना, अगर आपको पूरा वीडियो अच्छे से पसंद आ जाए, समझ आ जाए तो। ठीक है सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो बच्चे सीयूईटी देने वाले हैं ना क्लास 2025 में, वो भी अच्छे से देख सकते हैं क्लास, उनका भी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है जैसा पेपर आने वाला है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है क्या? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक कला है। क्या है क्लास? कला है। तो मैनेजमेंट को कहूंगा प्योर आर्ट। मैनेजमेंट क्या है क्लास? प्योर आर्ट है। आर्ट क्यों है क्लास? क्योंकि आर्ट के जो फीचर्स है जो मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिससे क्लास जो मैनेजर होता है वो दूसरों से काम करवाता है। जो काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट, और जो काम करवा रहा है उसको बोलते हैं सुपीरियर। तो सुपीरियर क्लास एक ऐसा आर्ट यूज करता है जिससे वो क्लास कई सारे सबऑर्डिनेट से अपना काम जो है वो करवा लेता है। Management consists of a series of interrelated functions that are performed by all managers. Management के अंदर 5 functions हम पढ़ेंगे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जो भी निमोनिक कोड बन सकेगा क्लास में आपको वो भी आगे जाके समझाऊंगा। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पीओएसडीसी। ये क्लास आपको ध्यान रखना, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है। तो जितने भी मैनेजर्स है ना क्लास, वो सबके सब क्लास काम करते हैं अलग अलग फंक्शन पे, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव किया जा सके। मैनेजमेंट में ध्यान रखना, मैनेजमेंट प्योर आर्ट है, बोथ आर्ट एंड साइंस भी है, क्योंकि साइंस के भी बहुत सारे फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर पाए जाते हैं। इसे इनएग्जैक्ट साइंस भी बोला जाता है। तो ये बातें आप ध्यान रखना। मैनेजमेंट बेसिकली ना एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने के लिए मैनेजमेंट एक क्या है? प्रोसेस है। ध्यान रखना कौन सा प्रोसेस है, ऐसा क्वेश्चन आता है केस स्टडीज के अंदर। तो वो प्रोसेस कौन सा है? मैनेजमेंट। एक इनटेंजिबल फोर्स है, दिखेगा नहीं आपको, सिर्फ फील किया जाएगा, हाँ यार मैनेजमेंट अच्छा है। कभी आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में गए हो, सरकारी दफ्तर में गए हो, या क्लास जैसे सीयूईटी का पेपर हुआ था पिछले साल, वो मिस मैनेजमेंट था, टाइम पे एंट्री नहीं हो रही, क्वेश्चन पेपर टाइम पे दिया नहीं जा रहा, बार बार इनविजिलेटर आके क्लास आपको डिस्टर्ब कर रहा है। या सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो तो काउंटर कहीं और है, डॉक्टर कहीं और है, भीड़ लगी हुई है बहुत ज्यादा, पर्ची टाइम पे कट नहीं रही है, डॉक्टर टाइम पे आया नहीं है, ऐसी बहुत सारी मिसमैनेजमेंट होती है। दवाइयां जो लिखी हैं वो है ही नहीं, कोई भी कहीं भी लगा हुआ है, लाइन के बीच में घुस जा रहा है, समझ कुछ नहीं आता, आप परेशान हो जाते हो, वो मिसमैनेजमेंट है। लेकिन जब आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो और वो अच्छा हॉस्पिटल है, तो वहां पर टाइमली क्लास आपको ट्रीट किया जाता है, टाइमली आपको रिलीज कर दिया जाता है, दवाइयां सही टाइम पे मिल जाती हैं, हर चीज अपनी जगह पे प्रॉपर तरीके से हो रहा है, तो आपको लगता है यार अच्छा मैनेजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, स्मूथली काम हो गया। सो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, और मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है जिससे गोल्स को इफेक्टिवली, इफेक्टिवली का मतलब है टाइम पे काम पूरा हो जाना, समय पे काम पूरा हो जाता है, और एफिशिएंटली मतलब लो कॉस्ट में काम समय पे पूरा करना, इफेक्टिवनेस, और काम को कम से कम खर्चे पे पूरा करना एफिशिएंटली। राइट, चलो मैनेजमेंट की बात करें तो उसकी क्लास कई सारे फीचर्स है, मैं एक एक करके आपको फीचर सिखाऊंगा। पहले जमाने के क्वेश्चन कैसे होते थे कि ग्रुप एक्टिविटी को एक्सप्लेन करो। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं? आपको एक केस स्टडी दे देगा, एक पैराग्राफ दे देगा, और उस पैराग्राफ को पढ़ो और पहचानो कि ये मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है। तो टेंशन कोई नहीं है, तुम्हें क्लास एक एक वो चीज बताऊंगा जो एग्जैक्टली लाइन उठ के तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में और सीयूटी में पूछा जाएगा। एक एक करके फीचर्स पे आते हैं।
सबसे पहला फीचर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट किया क्यों जाता है? किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। जब हमारे दिमाग में कोई टारगेट होता है, कोई एम होता है, उस एम को, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मैनेजमेंट करते हैं। लाइक मेरा गोल क्या है क्लास? मेरा गोल है कि मैं 95% ट्वेल्थ में लेके आऊं, तो उस हिसाब से मैं अपनी पूरी साल की प्रिपरेशन करूंगा, पढ़ाई करूंगा। वो मेरा टारगेट है, वो मेरा गोल है, और उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स मैं लूंगा। वो सब कुछ मैनेजमेंट के अंदर कवर होगा। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। द एम ऑफ द होल मैनेजमेंट इज टू achieve the organization goal. Plans are made to achieve that goal effectively and efficiently. अब जैसे गोल किसे कहते हैं? जैसे सेल टारगेट है 20% का, हमें मार्केट शेयर चाहिए 80% का, सेल्स रेवेन्यू को हमें बढ़ाना है 20% से। ये सारी की सारी चीजें क्या है क्लास? गोल्स है। अब एनसीईआरटी में यही लाइन सेम उठ के आएगा, मैनेजमेंट यूनाइट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स। सेम ये लाइन क्लास सीयूईटी में ध्यान रखना, और ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशन में, दोनों की साथ साथ करवा रहा हूं प्रिपरेशन। तो ये पूरी की पूरी लाइन उठ के आएगी, बोलेगा विच फीचर ऑफ द मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। 1 मार्कर में आ सकता है, छोटा सा लाइन है। तो क्लास वो कौन सा फीचर है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैंने यहीं पे तुम्हें एनसीईआरटी के, जिन बच्चे के पास एनसीईआरटी है उठा के देख लो, ये लाइन ना लिखी हो इसके अंदर तो बताना। तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्लास ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी से वो सारे काम की चीज उठा कर दे दिया है। और ये नॉर्मल बुक्स में आपकी, चाहे पूनम गांधी हो, चाहे क्लास सुभाष दे की बुक हो, उनमें जो पॉइंट्स दिए हुए वो भी मैंने क्लास यहाँ लिख दिया है। और साथ में एनसीईआरटी जो क्लास सीयूईटी के लिए मस्ट और ट्वेल्थ में भी इससे आएगा वो भी लिख दिया, ताकि आपको कहीं से कोई जरूरत ना पड़ो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें दूसरी बार किसी टीचर की, किसी बुक की, किसी ट्यूशन टीचर की, स्कूल टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मेरी गारंटी। और ऐसे ही 12 चैप्टर कराऊंगा। तुमसे बस सपोर्ट चाहिए, लाइक और कॉमेंट। सर आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है, कोई कमी है, मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए। ओके, तो ये हो गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड इज मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेवर एंडिंग फंक्शन बोलते हैं। कंटिन्यूअस का दूसरा नाम नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होता। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, ये कभी खत्म नहीं होता। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बच्चों को लगता है कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है, सो नो, कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन। ट्रू फॉल्स में ये क्लास स्टेटमेंट फॉल्स है। कंट्रोलिंग प्लानिंग को फिर से लेके आएगा। मैनेजमेंट के फंक्शंस आपकी बुक में देखो ऐसे लिखा होगा। ऐसे पता है क्यों लिखा होता है? क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता, चलता रहता है, चलता रहता है। कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। इसे नेवर एंडिंग फंक्शन बोलते हैं। नेवर एंडिंग फंक्शन बोलते हैं, नॉट वन टाइम टास्क भी बोलते हैं इसको। इसको ऑनगोइंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ये ऑनगोइंग है, चलता रहे, चलता रहे। सो it is a continuous or never ending process. All the functions of management are performed continuously. Once the objective is complete, then they plan to achieve another goal. एक objective पूरा हुआ, 10th पास हो गए, मजे लेंगे नहीं, फिर 11th आ गया, 11th पास होगा, मजे लेंगे नहीं, 12th आ गया, 12th के बाद फिर सीयूईटी आ गया, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन आएगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आएगा, फिर नौकरी आएगी, फिर एक्सपीरियंस आएगा। लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होगी, स्ट्रगल चलती रहेगी। उसी तरीके से मैनेजमेंट भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एनसीईआरटी क्या कहता है? दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली, साथ साथ, performed by all the managers all the time. ये line, which feature of management is highlighted in the above statement? So this is continuous process. तो ये रहा आपका एनसीईआरटी, यहाँ से लिंक कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड इज मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी। क्लास एक इंसान नहीं कर सकता इसको, ये रिप्लेस करता है आई को वी से। आई अहंकार, मैं, वी मतलब हम सब। समझ रहे हो बात को? एनसीईआरटी क्या कहता है? दिस रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एफर्ट इन कॉमन डायरेक्शन। ठीक है, तो आप समझ जाना ये बात क्या करता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, 10 लोगों का अलग अलग एफर्ट्स को जोड़ता है ना, और जोड़ के क्लास वो एक बनाता है, दैट इज ग्रुप एक्टिविटी। सब लोग मिलके यहाँ पे काम करते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा तो भी क्लास इस तरीके से, जहाँ 4-5 लोग मिलके खड़े होंगे काम करने के लिए, समझ जाना वो ग्रुप एक्टिविटी है। देखो जब भी बात करते हैं मैनेजमेंट की ना, वो ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो, मैनेजमेंट है ही प्लूरल, ग्रुप ऑफ एफर्ट की बात होती है। इट रिप्लेस आई विद वी, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक इंसान इसको नहीं कर सकता, सब लोग इसको मिलकर करते हैं। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल, आप इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। हाँ यार इनटेंजिबल है, हाँ यार अच्छा है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को, अच्छे मैनेजमेंट को भले ही तुम महसूस ना करो, लेकिन बुरे को तो जरूर महसूस करोगे भैया कि ये बुरा है। समझ रहे हो बात को? मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। इट इज मोर इजी टू फील द प्रेजेंस ऑफ मिस मैनेजमेंट। तो मिस मैनेजमेंट को फील करना ज्यादा आसान है। और अगर मिस मैनेजमेंट है तो क्या होगा?
क्योस होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, कंफ्यूजन होगा, ग्रीवियंसेस होंगी, शिकायतें होंगी। नो क्योस, प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। तो अच्छे, अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो उसका क्लास प्रेजेंस देखा जा सकता है और क्योस नहीं होगा। अच्छा, अब एनसीईआरटी का कीवर्ड क्या कहता है इसके पीछे? द एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज नोटिसिएबल। मैनेजमेंट का जो एफर्ट है वो नोटिस किया जा सकता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान, एम्प्लॉयज आर हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड एंड देयर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ क्योस। ऑर्डरलीनेस से काम चलेगा, ना कि क्योस से, लड़ाई झगड़े से। तो ये कीवर्ड आप बहुत अच्छे से क्लास ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है तो हम मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में उसको चेंज करते हैं। हमने देखा कि लास्ट 4 to 5 ईयर्स में एनसीईआरटी से सीधा सीधा उठा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और सीयूईटी कहता है हम पूरा पेपर एनसीईआरटी से देंगे। लास्ट 3 ईयर्स में हमारे क्लास मतलब 200 बच्चे लास्ट ईयर में ना 200 से 200 नंबर लेके आए थे बीएसटी के अंदर, स्पेशली सीयूईटी की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगा यार एनसीईआरटी से सीधा सीधा आ रहा है, तो इस बार भी क्लास मैंने एनसीईआरटी को और खंगाला और कहां कहां से कीवर्ड बन सकते हैं। तो मैंने सोचा बच्चों को क्यों ना 12th में ही अच्छे से करा दो, वो 12th का भी हो जाएगा और बोर्ड के बाद टाइम भी कम होता है, तो इस हिसाब से हम लोग कर देते हैं। कोई चेंज, सीयूईटी ने बोला कि हम सीबीटी लेके आएंगे पेपर, तो हमने बोला ठीक है हम बच्चों को मॉक्स कंप्यूटर बेस पे देंगे। तो ये एक जो चेंज आ रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसको हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट में लागू करेंगे। यही है क्लास आपका डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट एज पर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल। आप पढ़ोगे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपने 3rd चैप्टर के अंदर बीएसटी में पढ़ा भी होगा। लीगल, पॉलिटिकल, सरकार चेंज हो गई, या फिर क्लास कोई नियम कानून बदल गया, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस बदल गया, फेस्टिवल आ रहा है। ये सारी की सारी चीजें क्लास हम लोग क्या करते हैं, बाहर देख के अपने अंदर उसमें चेंजेस लेके आते हैं। एक्सेप्ट चेंजेस, ये भी कीवर्ड है। ये जो मैं येलो में लिख रहा हूं ना सब में, ये भी कीवर्ड है, और ये एनसीईआरटी का कीवर्ड है, और ये नॉर्मल कीवर्ड है। ठीक है, मतलब दोनों ही कीवर्ड है, समझ लो। बस एनसीईआरटी हाईलाइट कर दिया ताकि आपको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत ना पड़े। तुम्हारे पास अगर एनसीईआरटी है, जिनके पास एनसीईआरटी है वो बताएं कमेंट में कि ये लाइन क्लास एज इट इज है कि नहीं। तो तुमको अंडरलाइनिंग करने की जरूरत नहीं, तुमको ऑलरेडी मैंने पॉइंट उठा के दे दिए हैं। परवेसिव का मतलब क्या होता है? हर जगह, यूनिवर्सल वैलिडिटी, हर जगह चलता है। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, घर हो, किचन हो, ऑफिस हो, हर जगह क्लास जो है वो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, हर जगह। ये यूनिवर्सल है, यूज बाय द होल वर्ल्ड, ये कीवर्ड है। और एनसीईआरटी क्या कहता है? The activity involved in the management enterprise are common to all organization। ये कॉमन है सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो क्लास बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई पेट्रोल पंप हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, हर किसी को मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ती है। चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ट्रेडिंग बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कोई भी हो। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल फेनोमेनन। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिग, स्मॉल, प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, स्कूल, हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड, प्ले स्कूल, हाउस, एवरीवेयर इट रिक्वायर्स। तो आप लिखोगे क्या? ये पहचानोगे किससे? इससे। तो ये सिंपल भाषा है, ये मेरे नोट्स हैं क्लास, मैंने आप लोगों को ये नोट्स बना के दिए हैं ताकि आप अपने लिखो सिंपल। इसे पढ़ के देखो कितनी सिंपल भाषा है, कॉमन अंग्रेजी है इसके अंदर, हर बच्चा पढ़ सकता है, और यहाँ से तुम पहचान लोगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास कम आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, ये भी एक फीचर है। मल्टी डायमेंशन, 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में सबसे पहला डायमेंशन क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट मस्ट फोकस ऑन देयर वर्क ओनली। वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। वर्क ऑफ ए स्कूल इज टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड अ हॉस्पिटल इज टू ट्रीट पेशेंट। सो स्कूल मस्ट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, नॉट टू ट्रीट पेशेंट। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या कहता है? भैया तुम्हारा काम क्या है, तुम अपना काम देख लो पहले। तुम्हारा काम पेशेंट को ट्रीट करना है, तुम ज्ञान मत बांटो, पेशेंट को ट्रीट करो। तुम्हारा काम पढ़ाने का है बच्चों को, तुम पेशेंट की तरह बच्चों को ट्रीट मत करो, तुम पढ़ाओ। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहता है कि आपका जो नेचर है बिजनेस का, उस हिसाब से अपना काम करो। और इसके अंदर 3 चीजें आती हैं क्लास, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, स्टाफिंग नहीं आता, डायरेक्टिंग नहीं आता। स्टाफिंग डायरेक्टिंग दोनों के अंदर ना ह्यूमन एलिमेंट है, तो स्टाफिंग और डायरेक्टिंग जो है वो नहीं आता। बाकी ये तीनों जो है वर्क के अंदर आते हैं, इन तीनों में काम होता है। अब एनसीईआरटी का जो कीवर्ड है ऑप्शन में आ सकता है, ये सिर्फ एमसीक्यू में ही आएगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का। इसका कीवर्ड क्या है? मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव एंड असाइन द मींस टू अचीव इट। मींस मतलब होता है रिसोर्सेस। ठीक है,
मीन्स मतलब यहाँ पर क्या मतलब है, रिसोर्सेस। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ट्रांसलेट करता है वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल। तो तुम्हारा जो गोल है उस गोल के हिसाब से काम, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन आ गया तो फिर मेरा गोल थोड़ा सा शिफ्ट हो गया कि बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कराना है, डेली बेसिस पर रिवीजन कराना है। तो मेरा गोल क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर तुम्हारे आए, हर एक बच्चा अच्छे से पास हो जाए कॉमर्स का। तो मैं उस हिसाब से काम को कर रहा हूँ, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। और उस हिसाब से रिसोर्स अलोकेट किया जाता है ताकि हम गोल को अचीव कर सके। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तीन है, वर्क, पीपल, ऑपरेशन। ये तीनों आता है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन के अंदर। मल्टी डायमेंशन क्या है, मैनेजमेंट का फीचर है। तो पीपल क्या है, पीपल रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल का मतलब एचआर, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर देखो दो लोग आ गए, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। स्टाफिंग भी एम्प्लॉय की भर्ती की बात करता है और डायरेक्टिंग में भी एम्प्लॉय को गाइड किया जाता है ताकि वो काम अच्छे से करे, उनको मोटिवेट किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, लीडरशिप बनाया जाता है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग की जाती है। तो ये दोनों किसके अंदर आता है, पीपल के अंदर। मैनेजमेंट मस्ट टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल। मैनेजमेंट को काम तो ध्यान देना ही है लेकिन एम्प्लॉय का भी ध्यान देना है, ग्रुप गोल का भी ध्यान देना है कि यार जो ग्रुप बना रखा है आपने, कई सारे अलग अलग ग्रुप, जैसे स्कूल में हाउसेस होते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है। एनसीईआरटी नोट क्या कहता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल के लिए, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो लोगों को इस लायक बनाओ ताकि गोल को अचीव करने के लिए वो काम कर सके। बाकी बाई मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड वीकनेसेस इररिलेवेंट। सेम लाइन बच्चों, आप देखो सेम लाइन पूछी गई है। जिन बच्चों ने पहले सीयूईटी दिया था, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, या 12th के आपने किसी पेपर में देखा होगा, क्लास स्कूल का कोई प्री बोर्ड हुआ हो या कोई पेपर हो, ये सेम लाइन उठ के आ जाती है एनसीईआरटी से। और आप अगड़म झगड़म किताबें पढ़ते हो, तो इसीलिए क्लास मैंने एनसीईआरटी से उठा के दे दिया। सिंपल लाइन, आपको इतना याद करना है। सारी एनसीईआरटी याद करना मुश्किल है ना, आप इतना जरूर याद करना। वीकनेसेस इररिलेवेंट वाली लाइन जो है वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल है। मैं तुम्हें मोटिवेट करूंगा तुम्हारी पॉजिटिविटी के लिए, तुम्हारी वीकनेसेस को हाईलाइट नहीं करूंगा। वीकनेस जो है वो भूल जाओ, आप जो पावर है उसको याद रखो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है उसको याद रखो। मैनेजमेंट ऑपरेशन दोनों को मर्ज करता है, ये एक तरीके से ना इंटर रिलेट करता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को। इट रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। इट मिक्सेस द मैनेजमेंट ऑफ वर्क विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इट इंक्लूड्स इनपुट खरीदना, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है ना, फिर उसको बेचना, इन्वेंट्री मेंटेन करना। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में प्रोडक्शन आता है, परचेज आता है और सेल आता है। इसका कीवर्ड क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट फॉर कंजप्शन। इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना, ये आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव है। एक मैनेजमेंट का है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट कंपनी के बारे में सबसे पहले सोचेगा, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज के बारे में सोचेगा, फिर मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी कि अपने बारे में सोचेगा। यानी कंपनी के बारे में पहले, फिर समाज के बारे में, फिर जाके क्लास वो अपने बारे में सोचेगा। तो जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, दीज ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यार कंपनी कैसे ग्रो करे, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तभी तो एम्प्लॉयज का भला कर पाएगा, तभी तो समाज को कुछ वैल्यू एडिशन दे पाएगा। तो इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है। एस फॉर सर्वाइवल, एसपीजी इन शॉर्ट, एसपीजी। एस फॉर सर्वाइवल, पी फॉर प्रॉफिट, जी फॉर ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब क्या है कि भैया हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिक के काम कर सके। हम अगर 100 रुपए लगा रहे हैं ना, तो हमारा पहला मोटिव है कि हमें 100 रुपए तो कम से कम मिल जाए। जब आप नया नया बिजनेस करते हो ना, तो मार्केट में टिकने के लिए काम करते हो, पहले दिन से मुनाफा नहीं आएगा, पहले है सर्वाइवल। फिर दूसरा क्या है क्लास, प्रॉफिट्स। धीरे 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 आप मुनाफा कमाना चालू करोगे। ओनली सर्वाइवल नॉट सफिशिएंट, ऑर्गेनाइजेशन आल्सो वांट टू प्रॉफिट टू रन द बिजनेस स्मूथली। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बिजनेस स्मूथली चल सके तो तुम्हें पैसा चाहिए। मैं अगर क्लास यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं इसके अंदर। कैमरे का खर्चा, कैमरा खराब भी होता है, वीडियो एडिटर का खर्चा हो गया, पीपीटी मेकिंग का खर्चा हो गया, लाइट्स का बिल हो गया, और इसका डेप्रीशिएशन, बहुत सारे खर्चे हैं। अगर मैं पैसा ही नहीं मिलेगा मेरे को थोड़ा सा भी, तो मैं खर्चे नहीं कर पाऊंगा। लाइट चली जाएगी, इन्वर्टर नहीं है क्लास में, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे बैकअप में खर्च करके चीजों को अरेंज करना पड़ता है कि स्मूथली जो है वो वीडियो टाइम पे आए। उसी तरीके से कंपनी को पैसा चाहिए अपने एम्प्लॉयज के टाइम पे सैलरी पे करने के लिए, तभी तो एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे। सब सारे एक्सपेंसेस, सारे रेंट वगैरह टाइम पे करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप चाहते हो स्मूथली चले बिजनेस, तो भैया आपको प्रॉफिट्स तो कमाना ही पड़ेगा। प्रॉफिट आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ग्रोथ। प्रॉफिट बहुत एसेंशियल है सर्वाइवल ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। तीसरा है ग्रोथ। ग्रोथ मींस एक्सपेंड देयर बिजनेस। जब धीरे धीरे आप पैसा कमा लेते हो तो आप ग्रोथ करने लग जाते हो, है ना। सक्सेस ऑफ बिजनेस इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, नए नए ब्रांचेस बनाते हो, नए नए काम चालू करते हो, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। ओके, अच्छा, अब इनकी जो कीवर्ड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ है। ट्राई टू रिमेन इन मार्केट। आप मार्केट में टिक के काम करना चाहते हो,
कट थ्रो कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है, अपनी कॉस्ट को कवर करना चाहते हो, इसको बोलते हैं सर्वाइवल। प्रॉफिट बात करता है अर्निंग रेट की, ये एसेंशियल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और ग्रोथ क्या है, नए नए ब्रांचेस ओपन करना, मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट को ओपन करना, स्केल ऑफ ऑपरेशंस को बढ़ाना, ये सारी की सारी चीजें क्या है, डाइवर्सिफिकेशन करना, इसको बोलते हैं ग्रोथ। एनसीईआरटी क्या कहता है, सर्वाइवल कहता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। बात वही है क्लास, वहां नॉर्मल बुक्स में भी वही है और अपने एनसीईआरटी में भी वही है। प्रॉफिट प्रोवाइड अ वाइटल इंसेंटिव डैश प्रोवाइड अ वाइटल इंसेंटिव फॉर कंटिन्यू सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज डैश प्रोवाइडेड वाइटल इंसेंटिव फॉर कंटिन्यू सक्सेसफुल, आगे भी सक्सेसफुली आपका बिजनेस चलता रहे, स्मूथली चलता रहे, प्रॉफिट्स। ग्रोथ ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट और इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये आपको ग्रोथ बताता है कि हाँ इस तरीके से ये हो रहा है तो इसका मतलब ग्रोथ हो रहा है। तो ये एनसीईआरटी की क्लास नोट्स आपको दे दिए कीवर्ड्स। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, समाज के टुवर्ड्स, ये ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, आप पढ़ के समझ जाओगे सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है। दिस ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। देखो हमारा बिजनेस जो है ना सोसाइटी के अंदर है, तो सोसाइटी के लोगों के लिए हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा, ये हम सबकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्या अच्छा करोगे, क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे रीजनेबल प्राइस पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दोगे वीकर सेक्शन को, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करोगे, पार्टिसिपेटिंग सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, मुझे पता है कि ये चीज गलत है पर किसी और को नहीं दिख रहा तो मैं क्लास ये गलत कर दे रहा हूं, तो ये गलत है, फिर आप अनएथिकल हो। मुझे पता है कि ये लड्डू जो है खराब हो जाएंगे जल्दी, तो मैं ग्राहक को दे रहा हूँ जान के कि ये खराब हो जाएंगे जल्दी और पैसे ले रहा हूँ उससे। आज तो ये सही है पर मुझे पता है घर जाते जाते खराब हो जाएंगे, तो ये मेरा जो किया ये अनएथिकल है, मैं जानता हूँ ये गलत है। मुझे पता है कि ये चीज, मुझे पता है कि यार एक वीडियो जो है 15 मिनट के अंदर मैं एक चैप्टर को कवर नहीं कर पाऊंगा पूरा का पूरा अच्छे से सब कुछ कवर हो जाए, फिर मैं आपको बोल दूंगा तो ये अनएथिकल है कि मुझे पता है यार ये इतनी देर में कवर नहीं हो पाएगा। तो अनएथिकल मतलब किसी प्रकार का झूठ, जहां पे पता हो क्लास आप बिलीव करते हो कि हाँ ये गलत है बट फिर भी आप उसे कर रहे हो, उसको बोलते हैं अनएथिकल, राइट। क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर सोशल फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी, ये क्लास एनसीईआरटी की लाइन है। क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर इतने सारे लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करना, उसको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। एनी टास्क और एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ब्रिंग्स बेनिफिट टू सोसाइटी इन जनरल, लाइक सेव एनवायरनमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट देना है ना, और वेस्टेज कम करना रिसोर्सेज का, पॉल्यूशन कम करना है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है आप समझ जाओगे सोशल ऑब्जेक्टिव है। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, एज वी ऑल सब जानते हैं एम्प्लॉय द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट है, तो एम्प्लॉयज को खुश रखना, उनको अच्छी सैलरी देना, उनके रेस्पेक्ट, उनकी इज्जत हो, रिकॉग्निशन हो, उनके क्लास पीयर रिकॉग्निशन, हेल्दी वर्किंग कंडीशन में वो काम कर सके, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो वर्कर्स का, तो ये किसके अंदर आएगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का क्या है, एनी टास्क और एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स एम्प्लॉय वेलफेयर, एग्जाम्पल ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पिटिटिव सैलरी, ओपनिंग क्रच, ध्यान रखने पेपर में सवाल आया था, ओपनिंग क्रच एंड स्कूल फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज, आप अपने मतलब कि एम्प्लॉय के बच्चों के लिए क्रच खोल रहे हो, स्कूल खोल रहे हो। क्रच का मतलब समझ लो क्लास एक छोटा सा प्ले स्कूल जहां बच्चे रहते हैं, सुबह शाम तक एक्टिविटी करते हैं, खाना पीना खाते हैं, रेस्ट करते हैं। तो जो माताएं होती हैं जिनके बच्चे पैदा हुए हैं तो वो ऑफिस आना बंद कर देती है, तो ऑफिस कहता है कि यार आप बच्चों को लेके आओ, यहीं बच्चों की केयर भी करो, बच्चों की काम भी करो और अपना खुद का काम भी करो, कंपनी का काम करो, आप आओ, घर जैसा माहौल है आपका। तो यहाँ पे क्रच बना दिया जाता है, यहाँ ये बच्चों को छोड़ती है महिलाएं, अपना कंपनी में काम करते हैं और बीच बीच में आगे क्लास इनको फीडिंग करती हैं, फिर इनका टेक केयर करती हैं, इनको टाइम मिलता है। सो ये समाज के कल्याण के लिए कंपनी नहीं कर रहा, ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज के कल्याण के लिए कर रहा है, इसीलिए इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव में डालेंगे। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर सोशल है, भैया स्कूल सबके लिए थोड़ी है, ये स्कूल खुलवाया आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। केस स्टडी में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। नेक्स्ट है क्लास इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के इंपोर्टेंस की बात करें यानी कि बेनिफिट्स की बात करें तो पहला है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में हेल्प करता है। मैं बताऊंगा क्लास आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में। सो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। जब ये लाइन पेपर में आ जाए ना, ये लाइन अगर आ जाए किसी के स्टडी में और आपको इंपोर्टेंस पूछे तो समझ जाना आपको मैनेजमेंट की इंपोर्टेंस बताना है, इन पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है, आप पहचान जाओगे। अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन विच इज अमंग्स द टॉपेस्ट इन कंपनीज इन इंडिया, इट हैज राइजन टू द
टॉप, वो टॉप पे पहुंचा क्यों है? क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो जब भी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की बात आएगी तो आप समझ जाना क्लास, तो ये बात कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन गोल इज नॉट अचीव बाय चांस बट इट इज अचीव थ्रू डेलिबरेट प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। और ये लाइन अगर लिखी गई है तो आपका कीवर्ड क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेम एनसीईआरटी में भी यही कीवर्ड है, राइट। अब आते हैं कि करके इंपॉर्टेंस पे। सबसे पहला, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। फीचर और इंपॉर्टेंस में यही फर्क है। फीचर बताता है ये है, ये है, ये है। इंपॉर्टेंस बताएगा ये आपको कैसे मदद करेगा। जैसे मेरी गाड़ी में, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरी गाड़ी में मान लो एयर बैग है, तो एयर बैग है इस गाड़ी में, ये फीचर है। लेकिन एयर बैग आपकी जान को बचा सकता है, एक्सीडेंट के टाइम पे आपके जान को बचा सकता है। ये इसकी क्या है क्लास? आपका इंपॉर्टेंस है, नहीं बेनिफिट। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है मैनेजमेंट, वो फीचर हो गया, लेकिन ये गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, ये आपका इंपॉर्टेंस हो गया। थोड़ा सा फर्क है बस, ठीक है। द मेन एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल विद द हेल्प ऑफ इट्स फंक्शन। मैनेजमेंट ट्राई टू अचीव इट्स गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगला है, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल और ग्रुप गोल। मैनेजमेंट जो है वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव से पर्सनल गोल को अचीव करने की बात करता है, और सोशल ऑब्जेक्टिव से क्लास सोशल ऑब्जेक्टिव, जो सोशल गोल है उसको अचीव करने की बात करता है। मैनेजमेंट इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट इनटू ग्रुप एफर्ट विद द हेल्प ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट। ईच इंडिविजुअल गेट्स कॉम्पिटिटिव सैलरी, रिस्पेक्ट एंड करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये पर्सनल गोल और ग्रुप गोल को अचीव करने की बात करता है। इवन जो सोसाइटी है उसको भी डेवलप करने की बात करता है। तीसरा, मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। मैनेजमेंट डायनामिक है ये फीचर है। और इंपॉर्टेंस क्या हो गया कि मैनेजमेंट में कोई भी चेंजेस अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है तो मैनेजमेंट हेल्प करता है सॉरी, उसको इंटरनल एनवायरनमेंट अडॉप्ट करने के लिए। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। ये एनसीईआरटी लाइन है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट चेंज एज इट often means moving from familiar secure environment into a class newer and more challenging one। देखो, जब हम एक ही काम करते हैं ना, उसमें हैबिट हो जाती है हमारी, अब हम वही काम करते चले जाते हैं, फैमिलियर रहता है, तो कोई भी चेंज अगर करने हो ना, उस चेंज को हम अडॉप्ट नहीं करते। लेकिन मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको ट्रेनिंग देके, गाइड करके, इंस्पायर मोटिवेट करके, कि जो भी चेंजेस है उस चेंजेस को आप अडॉप्ट कर सको। अगला है इंक्रीज कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट इंश्योर दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ग्रुप वर्क इन कोऑर्डिनेशन। तालमेल बढ़ाता है मैनेजमेंट ताकि गोल अचीव कर सके। देयरफॉर देयर इज यूनिटी इन एक्शन अमंग द एम्प्लॉइज, ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय, ग्रुप और अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उन सबके अंदर ना एक यूनिटी लेके आ सके। हम डिपार्टमेंट तो अलग अलग है लेकिन हम सबका गोल एक ही है। अगला है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी थ्रू इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव। अपने सोशल ऑब्जेक्टिव के थ्रू मैनेजमेंट जो है सोसाइटी को डेवलप करता है। छठा है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने की बात करता है। एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइन है। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स ग्रुप सक्सेस। कोऑपरेशन मतलब क्या होता है? जब आप किसी की हेल्प करते हो क्लास अपनी इच्छा से, कोई आपको कंपलसरी नहीं, आप रोड क्रॉस करा रहे हो किसी बूढ़ी को, किसी बूढ़े को आप रोड क्रॉस कराते हो, किसी को ठीक है यार बूढ़े माता पिता ही हैं किसी की, तो रोड क्रॉस करा दिया, हेल्प कर दिया। मेट्रो में आपको पता है कि आप ही की सीट है लेकिन फिर भी आपने ऑफर कर दिया, ट्रेन में आपकी सीट रिजर्व है फिर भी आपने किसी को बिठा दिया जरूरतमंद को, तो ये कोऑपरेट है ना, कोऑपरेशन, ठीक है यार कोऑपरेट किया आपने। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है ना उसको भी क्लास मैनेजमेंट अचीव करने की बात करता है। अब नेचर है 3, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। मैंने कहा था प्योर आर्ट है, बोथ आर्ट एंड साइंस है, मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। तो तुम सबसे पहले केस स्टडी से पहचानोगे कैसे कौन सा आर्ट है, कौन सा साइंस है, कौन सा प्रोफेशन है। तो यूज ऑफ लॉजिक, क्रिएटिविटी, यूज ऑफ लॉजिक, ऑब्जेक्टिविटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ध्यान रखना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सब साइंस की बात है। आर्ट की बात क्या है? थ्योरेटिकल नॉलेज को पर्सनलाइज वे में आप अप्लाई करना, क्रिएटिविटी लेके आना। अलग अलग, देखो हर टीचर जो है पढ़ाता सेम चीज है लेकिन हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो वो समझ जाना क्लास, वो आर्ट है, राइट। ये रेगुलर प्रैक्टिस है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी है इसके अंदर। प्रोफेशन क्या है? स्पेशलाइज नॉलेज है,
कोड ऑफ कंडक्ट यूज होता है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यूज ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसके अंदर क्लास प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ जुड़ के काम करना पड़ता है प्रोफेशनल्स को, और बिना एग्जाम दिया प्रोफेशनल नहीं बन सकता। आप कितनी ही पढ़ाई कर लो, जब तक क्लास डॉक्टर के एग्जामिनेशन नहीं दोगे, जब तक लॉयर के एग्जामिनेशन नहीं दोगे, सीए के पेपर देके क्लियर नहीं करोगे, तब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। भले ही आप कितनी ही टैक्स की नॉलेज रखते हो, कितनी टैक्स प्लानिंग करते हो, लेकिन आप जब तक साइन नहीं कर सकते, जब तक आप एक सीए ना हो, और सीए बनने के लिए पेपर पास करना पड़ेगा। सीए क्या है? प्रोफेशन है, राइट। अब मैनेजमेंट साइंस किसको बोलते हैं? तो साइंस के 3 फीचर्स हैं, और 3 फीचर्स को ये करके पढ़ते हैं। सबसे पहला फीचर है साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस है क्या? साइंस डिफाइन एज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट। साइंस हमेशा फैक्ट की बात करता है, और साइंस के फीचर कौन कौन से हैं? पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या? प्रॉपर बुक्स, प्रॉपर स्टडी मटेरियल साइंस के अंदर होता है, जिसको पढ़ के साइंस की नॉलेज लेते हैं, ठीक है। In science, systematic study material is available which is used to acquire the science knowledge of science. The same feature is also present in management. Management में भी study material होता है, इसको पढ़ के हम management की knowledge लेते हैं। दूसरा है repeated experiments. जो साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स है ना, वो बार बार एक्सपेरिमेंट करके बनाए जाते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय डूइंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर आल्सो ऑब्जर्व इन मल्टीपल टाइम्स। ह्यूमन के ऊपर प्रैक्टिस की जाती है। आप मेथड स्टडी पढ़ोगे, वर्क स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी आप पढ़ोगे सेकंड चैप्टर के अंदर। तो साइंस के जो प्रिंसिपल बनाए गए वो भी एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं, और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल वैसे बनाए गए हैं। सो दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स है ना, वो एक बार बन गए ना, वो जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए वैलिड है। लेकिन ऐसा मैनेजमेंट में नहीं है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्लास समय के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इंसान बदलता है, इंसान की सोच बदलती है, इंसान की रिक्वायरमेंट बदलती है। तो जो मैनेजमेंट करने का तरीका है ना, वो भी धीरे धीरे क्या होता है? चेंज होता है। एनसीईआरटी क्या कहता है? इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। देखो, जब भी कॉज एंड इफेक्ट की बात करेंगे तो करेंगे कौन सा नेचर है? ये नेचर है साइंस का। मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड अ साइंस आर देयरफॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या? जो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे वॉर और क्लास पीस, वो एक साथ नहीं हो सकता। कि शांति हो रही है और युद्ध भी चल रहा है, वो एक साथ नहीं हो सकता। तो ये जो आर्ट और साइंस है ना क्लास, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। नॉट, ये नॉट लगा हुआ है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि यार दोनों अपोजिट है, वो एक कॉम्प्लीमेंट है, दोनों साथ साथ भी होता है। तो आर्ट और साइंस साथ साथ होता है, और इसी लाइन को पढ़कर मुझे समझ आता है मैनेजमेंट जो है वो बोथ आर्ट एंड साइंस है। बोथ आर्ट एंड साइंस है, आर्ट भी है मैनेजमेंट और साइंस भी है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आपने साइंस तो पढ़ ही लिया, अब आर्ट क्या है? आर्ट क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट में भी स्टडी मटेरियल होता है, जिसको पढ़ते हैं, आर्ट की नॉलेज लेते हैं। सिंगर्स जो होते हैं वो धुन राग उनके बने होते हैं क्लास, वो सब पढ़ते हैं, समझते हैं। विच रिक्वायर्स क्रिएटिविटी। आर्ट के अंदर क्रिएटिविटी चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए परफेक्शन आने के लिए। कोई भी आर्ट देख लो, कोई भी कला देख लो, उसके अंदर क्लास परफेक्ट प्रैक्टिस भी चाहिए और क्रिएटिविटी भी चाहिए। आर्ट के अंदर सबसे पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मैनेजमेंट के अंदर भी है। बुक्स मैनेजमेंट में भी चाहिए, आर्ट में भी चाहिए। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, आर्ट में आप कुछ ना कुछ अपना पर्सनल दोगे, सीधा थियोरेटिकल नॉलेज सीधा किसी की कॉपी नहीं करना, आपको खुद का कुछ ऐड करना है। इट्स नॉट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज, इट इज नॉट इनफ। Every artist must have personal skills, personal creativity to apply that knowledge in same manner. Management require personal application of management principles on different situation and different kind of people. So this feature is also present in management. Art के अंदर सब सेम चीज पढ़ रहे हैं, सारे टीचर जैसे मैंने कहा सेम चीज पढ़ा रहे हैं, बट उनका समझाने का तरीका हर टीचर का अलग अलग है। किसी का बच्चे को समझ आता है, किसी को नहीं आता। आप कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मेरा तरीका बहुत अच्छे से समझ आ रहा हो, कुछ ऐसे ही बोलेगा नहीं सुनील सर अच्छा नहीं पढ़ा था, हमारे दूसरे जो सर है वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये सबका अपना अपना क्लास पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है, और टीचर का एक तरीका है कि वो किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हो गया पर्सनल एप्लीकेशन। वो मैनेजमेंट में भी है। मैनेजमेंट में भी अलग अलग एम्प्लॉयज अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है वो भी एक मैनेजर का पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। टू डांसर, टू स्पीकर, टू एक्टर, टू राइटर, टू टीचर विल ऑलवेज डिफर इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। तो सब अपने आर्ट को जो दिखाएंगे ना वो बिल्कुल अलग ही होगा। ये लाइन एनसीईआरटी की है, और कहाँ ये किसकी बात कर रहा है क्लास? पर्सनलाइज एप्लीकेशन की बात कर रहा है। थर्ड इज, ये सेकंड थर्ड है, थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन, थर्ड पॉइंट है क्लास यहाँ पे, एक सेकंड कहाँ था? साइंस आर्ट, एयर आर्ट,
हाँ, जो थर्ड पॉइंट है वो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. एन आर्टिस्ट हैज टू डू रेगुलर प्रैक्टिस टू बिकम परफेक्ट एज वेल एज आर्ट ओनली इंटरेस्टिंग व्हेन इट मेक्स सम क्रिएटिविटी. सिमिलरली मैनेजमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड प्रैक्टिस क्रिएटिविटी. ये तीनों फीचर्स जो आर्ट के हैं वो मैनेजमेंट में इंक्लूड है, इसलिए इसको प्योर आर्ट बोलते हैं. All management practices are based on the same set of principles. What distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put these principles into practice. पढ़ सब रहे हैं, सारे बच्चे 12th पास होंगे, सारे बच्चे सक्सेसफुल नहीं बनेंगे. सारे बच्चे क्लास एक चीज कर रहे हैं लेकिन क्लास सब अलग अलग जगह जाएंगे. सारे डॉक्टर एक जैसा पैसा नहीं कमाते, समझ रहे हो. जैसे कोई डॉक्टर 50,000 महीना कमाता है तो कोई 5 लाख, कोई 5 करोड़, कोई 50 करोड़. तो डिपेंड करता है कि भैया आप कैसे डॉक्टर. पढ़ाई सबने करी है, तो ये आपका आर्ट है, आपकी कला है. तो ये ऐसी बातें कहाँ कहता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट में. लास्ट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. प्रोफेशन कैन बी डिफाइन एज अ ऑक्यूपेशन बैक बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज ट्रेनिंग. ठीक है, जहां पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है. ये तीनों बात ध्यान रखना. प्रोफेशन में कोई भी एंट्री नहीं ले सकता, आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें बुक्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए. वो आर्ट्स में भी चाहिए, साइंस में भी चाहिए, प्रोफेशन में भी चाहिए और मैनेजमेंट में भी चाहिए. तो प्रोफेशन का यही फीचर जो है वो मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड है. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये मैंने बता दिया, बाय एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा आपको, तभी आपकी एंट्री होगी. ये फीचर मैनेजमेंट में नहीं है. एक मैनेजर बिना किसी एग्जाम को क्लियर करे भी बन सकता है. मैनेजमेंट का सर्विस मोटिव नहीं होता, मैनेजमेंट का प्रॉफिट मोटिव होता है. तो ये वाला पॉइंट भी, ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट का, प्रोफेशन का मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं है. प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. जब भी आप प्रोफेशन की बात करोगे वो प्रोफेशन किसी ना किसी एसोसिएशन से जुड़ा होगा. सीए बनने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से जुड़ना पड़ेगा, जरूर जुड़ना पड़ेगा, उसके बिना नहीं बन सकते. लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनको किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़ना नहीं पड़ता. एवरी प्रोफेशनल हैज टू गेट रजिस्टर्ड विद हिज एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग द प्रोफेशन. एग्जाम्पल, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सीए के लिए आईसीएआई. लेकिन क्लास ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर नहीं है. मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. पहले तो आपको पहचानना है कि कौन टॉप लेवल में आता है, कौन मिडिल में और कौन लोअर लेवल पे. फिर तीनों के फंक्शंस आपको लिखने पड़ेंगे. तो पहचानने के लिए तो आप ऐसे पहचानोगे: बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, सीओओ. ये सब टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं. और जो पावर आती है वो ऊपर से नीचे आती है. जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही कहाँ जाती है? नीचे से ऊपर. नीचे वाला ऊपर वाले को जवाब देगा, यस बॉस, हाँ जी सर, ये काम इसलिए नहीं हुआ सर. वो ऊपर वाले को जवाब देगा, उसके ऊपर वाला उसके ऊपर वाले को जवाब देगा. अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है पता है ना? आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क. काम पूरा नहीं हुआ तो कौन जवाब देगा? तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, बट जो पावर है वो ऊपर से नीचे आएगा. अगला है परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट. देखो, कोई भी ना डिपार्टमेंट का जो हेड है, किसी भी डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड हो गया, वो सब इसके अंदर आ जाएगा. खाली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके अंदर आएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके अंदर आएगा टॉप में. फिर सुपरवाइजर या सुपरिटेंडेंट हो गया, फोरमैन हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गया, क्लर्क हो गया, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव हो गया. ये सब क्या क्या आता है? सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल. अब इनके काम क्या क्या है? इन शॉर्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर की बात करता है, कंपनी की इमेज को बनाने की बात करता है. कंपनी की इमेज जो है वो बनाएगा. ज्यादा काम इनका प्लानिंग पे होता है, पॉलिसी मेकिंग पे होता है और सब कुछ अरेंज करते हैं. ये सारे कीवर्ड्स जो है आपको केस स्टडी मिल जाए, समझ जाना कि वो बंदा जो मैनेजर है वो टॉप लेवल मैनेजर है. आपके दादाजी रिस्पॉन्सिबल हैं वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपके दादाजी कौन से लेवल पे काम करते हैं? ऐसे पूछेगा सवाल. तो आपके दादाजी टॉप लेवल पे काम करते हैं और उनके 4 फंक्शन बताओ. तो वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा. आपको ये नहीं पूछेगा टॉप लेवल के 4 फंक्शन बताओ, ऐसे नहीं पूछेगा. कोई भी डिपार्टमेंट हेड हो गया, यूनिट हेड हो गया, डिवीजन हेड हो गया, प्लांट हेड हो गया, ब्रांच हेड हो गया, रीजन हेड हो गया, और इनका मेन काम क्या होता है? रिक्रूटमेंट करना. मिडिल लेवल का मेन काम है भर्ती करना लोगों को. लोअर लेवल को फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है. ये एक्चुअल वर्कफोर्स से कनेक्ट करते हैं, उनकी सेफ्टी का ये ध्यान रखते हैं और ये बेसिकली इनकी चीजों को आगे ले जाते हैं वर्कर्स को. और मिडिल वाला टॉप लेवल की चीजों को मिडिल लोअर तक पहुंचाता है और लोअर की शिकायतों को टॉप तक लेके जाता है. तो ये लिंकिंग पिन है जो दोनों को लिंक करता है. और ये तो सारे मैनेजर लेवल हो गए. फिर इसके बाद भी आते हैं इससे नीचे वर्कर्स, ठीक है, जिनको हम लोग फैक्ट्री वर्कर्स बोलते हैं. अच्छा, अब एनसीईआरटी क्या कहता है, ध्यान समझना. एनसीईआरटी कहता है जो टॉप लेवल दीज टॉप लेवल मैनेजर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल फॉर ऑर्गेनाइजेशन. तो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? टॉप लेवल. घुमा के पूछेगा, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, असर्शन रीजन में पूछ सकता है, या फिर क्लास आपको केस स्टडी में पूछ सकता है, सीधा एमसीक्यू भी पूछ सकता है.
Their basic task is to integrate diverse element and coordinate the activity of different department अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ना यहाँ पे बहुत बच्चे इसको मिडिल लेवल लिख के आते हैं, इसलिए मैंने क्लास सीधा सीधा लाइन उठा दिया एनसीईआरटी से। दीज बेसिक टास्क, इनका जो बेसिक टास्क है वो है डाइवर्स एलिमेंट को जोड़ना, कोऑर्डिनेट करना अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, ताकि कंपनी स्मूथली चल सके। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो ये ध्यान रखना, वेलफेयर के लिए भी जिम्मेदार हैं और सारे एक्टिविटी जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट आएगा। यार कोई भी काम खराब होगा ना रिलायंस में, तो मुकेश अंबानी का नाम तुम्हारे पास आएगा हाईलाइट होके, और किसी का नहीं आएगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो क्या काम करता है, कोऑपरेट करता है अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लाइन और इस लाइन में कंफ्यूजन मत होना, ये मिडिल का है, ये टॉप का है। थ्रू देयर एफर्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन, ये काम कौन करता है, लोअर। वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन, ये काम किसका है, लोअर लेवल का। तो एनसीईआरटी से जो बन सकता था मैक्सिमम निचोड़ के अच्छे से मैंने यहाँ पे आपको रख दिया अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब इनके फंक्शंस तो मैंने बता ही दिए, फिर भी क्लास एक बार सिंपल नोट से देख लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, प्लान और पॉलिसी बनाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट सारे रिसोर्सेज को अरेंज करेगा, वेलफेयर पे ध्यान देगा कंपनी के। टॉप लेवल मैनेजमेंट सरकार से भी कनेक्ट करेगा, आउटसाइड वर्ल्ड से भी कनेक्ट करेगा, मतलब इंडिया से जो बाहर है उससे भी कनेक्ट करेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो सारी चीज़ों को परफॉर्म करेगा, क्लास देखेगा जो मिडिल लेवल काम कर रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज करेगा कि मिडिल वाले क्या काम कर रहे हैं वो दिखेगा भी। मिडिल वाले क्या करेंगे, प्लान्स और पॉलिसी को जो टॉप लेवल ने बनाए हैं उसको लोअर तक लेके जाएंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज को ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करे। तो मोटिवेशन का काम किसका है, मिडिल का। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑपरेट करेगा अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन तो एज इट इज देखो एनसीईआरटी में भी थी और मैंने यहाँ भी आपको लिखवा दिया। फंक्शंस ऑफ लोअर क्या है, रिप्रेजेंट करेगा प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो वर्कर की शिकायतों को क्लास ऊपर तक लेके जाना, गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशन वर्कर के लिए मेंटेन करना, मिडिल लेवल की मदद करना रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, क्योंकि ये एक्चुअल वर्कर से जानते हैं, बातचीत करते हैं, इनको ज्यादा आइडिया होता है एक्चुअल वर्कर कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो ये हेल्प करते हैं कई बार। वर्कर के मोरल को बूस्टअप करना और इंटरेक्ट करते हैं एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास इंस्ट्रक्शन। तो मिडिल लेवल के जो इंस्ट्रक्शन है वो इनको पास किया जाता है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस मैंने बता दिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब ये 5 चैप्टर्स हैं आगे, तो उन चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे तभी डिटेल समझ जाएंगे, तो अभी यहाँ कुछ नहीं करना, बस पता होना चाहिए 5 फंक्शंस हैं। अच्छा, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, काम को समय पे। इफेक्टिवनेस टी है, टी सबसे पहले आ गया, टी फॉर टाइम। यहाँ पे टी नहीं आ रहा, या एफिशिएंट अगर कोई इसको बोलता है तो वो लास्ट में टी है, मतलब लो कॉस्ट में। तो टाइम पे काम को पूरा करना, लो कॉस्ट में। आप एक रेस्टोरेंट में गए, उसने तुरंत लाके आपको खाना डिलीवर कर दिया, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। आपने बोला भी मुझे एक चिली पनीर चाहिए, उसने चिली पनीर तुरंत लाके दे दिया, तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ यार कितना अच्छा रेस्टोरेंट है, फास्टली डिलीवर कर रहा है। बट चिली पनीर दे दिया 2000 रुपये का, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बोलेगा अच्छा ठीक है तूने टाइम पे दे दिया, पर क्या इतना महंगा देगा, नहीं। अच्छा, दूसरी जगह चिली पनीर कितने का, चिली पनीर जी 100 रुपये का है, 100 रुपये का चिली पनीर दे रहा है, लेकिन ला रहा है आधे घंटे 1 घंटे बाद। आप क्या बोलोगे, यार ठीक है सस्ता है तो क्या हुआ, इतनी देर बाद लाएगा। तो दोनों ही केसेस अच्छे नहीं है, ना खाली इफेक्टिवनेस अच्छा है ना खाली एफिशिएंसी अच्छा है। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। बैलेंस किसके बीच में, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की। लो कॉस्ट में तो हो लेकिन टाइम से भी चीजें डिलीवर हो जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों मेंटेन होना चाहिए। इफेक्टिवनेस मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, केस स्टडी पूछ लेगा आपको कि 1 हफ्ते में बनाना था 1 हफ्ते में बना लिया, हाँ इफेक्टिव है, लेकिन कॉस्ट 100 की जगह 120 लग गई, तो क्लास एफिशिएंट नहीं है। फिर समझ रहे, इफेक्टिव तो है, 1 हफ्ते भर के अंदर बना लिया, टारगेट को अचीव कर लिया, लेकिन कॉस्ट ज्यादा आ गई, तो भैया फिर आप एफिशिएंट नहीं हो, इनएफिशिएंट हो। तो एफिशिएंट या एफिशिएंसी मतलब लो कॉस्ट में, इफेक्टिव मतलब टाइम पे। ये टाइम ओरिएंटेड है, ये कॉस्ट ओरिएंटेड है। ये एंड रिजल्ट अचीव होना चाहिए, यहाँ पे कॉस्ट कम होनी चाहिए। ये कहता सही सही काम होना चाहिए और ये सही तरीके से होना चाहिए ताकि कॉस्ट कम आए, ठीक है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, मीनिंग भी ध्यान रखना। हमारा लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन। 10 मिनट और सुन लो अच्छे से यार, कोऑर्डिनेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे केस स्टडी आ जाता है। कैसे पहचानोगे कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द एफर्ट ऑफ ग्रुप मेंबर्स सो दैट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए सब अलग अलग दिशा में भागेंगे, गोल अचीव नहीं होगा, सबको मिलाकर एक ही दिशा में लेकर चलना है तभी गोल अचीव होगा। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। सूरज की किरणें फैलती हैं पूरी पृथ्वी पर, लेकिन अगर उस किरण को लेंस के थ्रू आप एक ही जगह लाके फेंक दो ना, तो वहां पर आग भी लगा सकती है वो। तो ये बात दिखाता है कोऑर्डिनेशन, सबका मेल जो है ना पावर है। एक उंगली से कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 उंगली मिलती है ना, किसी को घुसा मारोगे ना तो क्लास बिखर जाएगा वो।
क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, तो जो कोऑर्डिनेशन है वो बात करता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की, क्योस को खत्म करता है, ओवरलैपिंग और कंफ्यूजन खत्म करेगा, इंसान की ईगो को सेटिस्फाई करेगा। टॉप लेवल वालों में ईगो होता है, लोअर वाले कुछ नहीं है भैया, उनकी वजह से कंपनी चल रही है। आप भी रिस्पॉन्सिबल हो कंपनी को चलाने में, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। वो नहीं रहेंगे तो आपको मैनेजर कौन बोलेगा, बच्चे नहीं रहेंगे तो आपको टीचर कौन बोलेगा, और टीचर नहीं रहेंगे तो क्लास बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सिंक्रनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सिंक्रनाइज करता है अलग अलग एफर्ट्स को, एक्टिविटीज को। ये बाइंडिंग फोर्स है। विच इज द बाइंडिंग फोर्स, कोऑर्डिनेशन इज द बाइंडिंग फोर्स। ध्यान रखना, बाइंडिंग फोर्स वर्ड आ जाए ना, कोऑर्डिनेशन है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है कोऑर्डिनेशन, यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट। तो आप समझ जाना, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है। ये इतने कीवर्ड्स दे दिए, फिर भी मैंने एनसीईआरटी से उठा के दिया है। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सारे फंक्शन को ना जोड़ के रखता है। कोऑर्डिनेशन सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच भी होना चाहिए, सारे फंक्शंस के बीच भी होना चाहिए। दिस प्रोवाइड द रिक्विजाइट अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट व्हिच इंश्योर दैट प्लान ऑब्जेक्टिव आर अचीव विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट। यही लाइन सेम टू सेम सीयूईटी में पूछा गया था, सेम टू सेम। बताओ क्या है वो, 4 ऑप्शंस थे, उसमें एक कोऑर्डिनेशन था। तो कोऑर्डिनेशन अगर रहेगा ना तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, क्योस नहीं रहेगा। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर इज ओवरलैपिंग। एक ही इंसान, अलग अलग इंसान सेम काम को कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योस रहेगा इंस्टेड ऑफ हार्मनी एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटी। हार्मनी नहीं रहेगा, इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, क्योस रहेगा, लड़ाई झगड़ा रहेगा। कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन। ये मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन नहीं है, बट इट इज वेरी एसेंस। एसेंस मतलब नेसेसरी है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन चाहिए हर लेवल और हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे तभी काम हो पाएगा। प्लानिंग वाला ऑर्गेनाइजेशन से नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजिंग वाला स्टाफिंग से नहीं कर रहा, स्टाफिंग वाला डायरेक्टिंग से नहीं कर रहा, नहीं हो पाएगा। सारे जो भी अलग अलग फंक्शन है मैनेजमेंट, सारे फंक्शन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। टॉप लेवल वाला तभी तो कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, काम देगा मिडिल वाले को जब उससे बातचीत करेगा, और मिडिल वाला लोअर को तभी देगा जब उससे कुछ बातचीत करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। अगला है कोऑर्डिनेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है क्लास। मैनेजमेंट का सबसे इंपोर्टेंट फंक्शन जो है वो कौन है, कोऑर्डिनेशन। फीचर्स की बात करें, ग्रुप एफर्ट्स को जोड़ता है। अलग अलग लोग अलग अलग दिशा में भाग रहे होते हैं तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उनको जोड़ता है। दीज those various individual working at different level in organization, coming from different background, having different sense of understanding with their individual goal. coordination help करता है इंटीग्रेट करने के लिए, सबके गोल को सिंक्रनाइज करता है, सबके एफर्ट्स को जोड़ता है ताकि वो एक ही दिशा में जा सके। नहीं तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आ रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग कल्चर, अलग अलग सबके खुद के गोल भी अलग अलग है। कोऑर्डिनेशन ही ऐसी चीज है, सोचो कितनी जरूरी है। आप और मेरे बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन पड़ता है परवेसिव, हर जगह होना चाहिए। आप अगर मुझे नहीं समझोगे, मैं आपको नहीं समझूंगा ना, तो हम दोनों एक दूसरे को क्लास हेल्प नहीं कर पाएंगे। मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, आप मेरे से पढ़ नहीं पाओगे। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस है, नेवर एंडिंग है, चलता रहता है हर जगह। कोऑर्डिनेशन परवेसिव है, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी हर जगह चलता है। जानबूझकर किया जाता है, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर। हर मैनेजर को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। चाहे कोई टीचर तुमसे पर्सनली चिढ़ता हो क्योंकि तुम उसके पास पर्सनल ट्यूशन नहीं आते, वो तुमसे चिढ़ता है, लेकिन फिर भी आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो उसे अच्छे से बताना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा आपको। ये कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट जानबूझ के किया जाता है। कोऑर्डिनेशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक मैनेजर की, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करे, बातचीत करे। अगर वो कंपनी के अंदर है तो, कंपनी के बाहर भले ही वो टीचर तुम्हें रास्ते में मिलेगा, तुमसे बात नहीं करेगा, वो चलेगा, है ना। लेकिन तुम्हारे स्कूल के अंदर वो टीचर तुमसे बात करेगा, तुम भी उससे बात करोगे, समझाओगे, चलेगा, वो करना पड़ेगा। बेनिफिट क्या है, इंपोर्टेंस इन ग्रोथ इन साइज। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितनी ज्यादा बड़ी होगी ना, उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन का रोल, महत्व बढ़ जाता है। देखो 4 बच्चों को पढ़ा रहे हो ना तो कोऑर्डिनेट करना आसान है। 40 बच्चों को पढ़ा रहे हो ना तो बार बार जाना पड़ेगा, पीछे से कोई शैतानी तो नहीं कर रहा, कोई कुछ लिख तो नहीं रहा, क्या पता खाली बैठा हो, हेड डाउन करके सो रहा हो। आपको ज्यादा तालमेल बनाना पड़ेगा, ज्यादा बातचीत करना पड़ेगा, ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो अगला है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। कंपनी में अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं, लेकिन सब काम अलग अलग कर रहे हैं, सबका गोल एक ही है। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है कि जो सबके फंक्शंस हैं अलग अलग हैं, उन सबके फंक्शंस को अलग अलग है लेकिन सबका गोल एक ही है, तो सबके बीच में तालमेल बिठाने का काम जो करता है वो कोऑर्डिनेशन करता है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी डिपार्टमेंट और सेक्शंस परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। ऑल दीज फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज एसेंस फॉर इंटीग्रेटिंग द फंक्शंस। अगला है स्पेशलाइजेशन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर क्लास वेरियस एक्सपर्ट ऑन वेरियस डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट का ईगो बन जाता है, उनको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, लेकिन क्लास उनकी ईगो को सेटिस्फाई करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है। अगर आप किसी इंसान से बात नहीं करोगे ना, आपको वो घमंडी लगेगा, लेकिन जब आपसे बातचीत करो आप लगेगा नहीं यार तो अच्छा इंसान है, मैं तो खामखामे से गलत समझ आता हूँ, बहुत अच्छा इंसान है। तो कोऑर्डिनेट यही है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ना उन सबको क्लास मिलाता है और सबका ईगो जो है वो सेटिस्फाई करता है, डाउन करता है।
in an organization there are various experts at various department and they feel that they are the only qualified people and they always take right decision. If all experts work in their own way तो कंपनी में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा ही होगा, कभी गोल अचीव नहीं होगा. So all expert or specialized people move towards a common goal without any ego and confusion. ये है 3 के 3 importance of coordination. अगर आता है तो 3 जरूर लिखना, growth in size, functional differentiation और specialization, GFS. ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट. फाइनली हमने आज अपना पहला चैप्टर विद इन 1 आवर अच्छे से कंप्लीट कर लिया. अब आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक बच्चा जिसने वीडियो को एंड तक देखा है, सबसे पहले मेरी क्रिसमस टू ऑल एंड मैं यही प्रे करूंगा आपके सारे विशेष पूरी हों, अगला साल आपका बहुत अच्छा जाए एंड CUET में अच्छा कॉलेज मिले, बोर्ड का रिजल्ट अच्छा है, अगला साल बहुत स्पेशल है आपके लिए, अच्छा कॉलेज मिलेगा, है ना. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नई जर्नी कॉलेज की शुरू करोगे. बस आपसे यही बोलूँगा, स्टिल स्टे कनेक्टेड. मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे दिन रात, जो है कि बेहतर तरीके से, सिंपल तरीके से आपको क्लास ये चीज़ें मतलब प्रोवाइड कर सकूँ, नोट्स वगैरह. और टिल एग्ज़ाम तक तुम देखना, आपसे ज़्यादा मेहनत मैं करूँगा. ये तो हर साल होता ही है, आगे भी होगा, लेकिन आप सबको जुड़े रहना, साथ में मेहनत करनी है. हम सब मिलके बोर्ड्स को अच्छे से जो है निकाल देंगे. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, रिक्वेस्ट है. और अपने दोस्तों को बोलना है सुनील सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो, थोड़ी सी हेल्प कर दो 1 मिलियन तक पहुँचाने में. ठीक है, याद करके आना. अगले क्लास में मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.